सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित बागेश्वर विधानसभा में 5 तारीख को उपचुनाव और 8 तारीख को मतगणना होनी है। बागेश्वर उपचुनाव की जीत आने वाले लोकसभा चुनाव के धमक की रूपरेखा भी तैयार कर सकती है। तो वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जनता टीवी की टीम लगातार धरातलीय निरीक्षण कर रही है। बागेश्वर उपचुनाव के जोड़ तोड़ और समीकरण पर सुनिए उत्तराखंड के स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा की खास रिपोर्ट। बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए बन गया है कि बीजेपी इस सीट को बचा कर रखना चाहेगी, क्योंकि पिछली 4 बार से यह सीट बीजेपी के पास है, और कांग्रेस इस सीट को लेना चाहेगी क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव से पहले अगर कांग्रेस इस सीट को हथिया लेती है तो एक बड़ा संदेश उत्तराखंड की जनता को देने में कामयाब हो जाएगी। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने बागेश्वर सीट को लेकर एक कैलकुलेशन बैठाया है। बागेश्वर सीट पर कांग्रेस ने टिकट बसंत कुमार को दिया है, और बसंत कुमार आम आदमी पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़े थे और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़कर 16,000 के आसपास वोट ले गए थे। अब कर्ण मेहरा का मानना है कि बसंत कुमार के 16,000 वोट और जो कांग्रेस के तकरीबन 20,000 वोट है, जो हर चुनाव में 19 से 20,000 पड़ते रहे हैं, इन दोनों वोटों को अगर मिला दिए जाए तो तकरीबन 36,000 के आसपास वोट बनते हैं। और अगर बीजेपी के पिछले चुनाव के वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग को देखें तो बीजेपी को 32,000 के करीब वोट मिले थे, और 32,000 वोट के साथ साथ बीजेपी ने यह सीट तकरीबन 12,000 वोट से जीती थी। इस तरह कर्ण मेहरा का यह कैलकुलेशन है कि तकरीबन अगर दोनों वोटों को जोड़ दिया जाए, बसंत कुमार और कांग्रेस के वोट, तो तकरीबन 4,000 वोट अलग बन जाते हैं। और अगर हम अन्य वोटों की बात करें जो सपा को गए, बसपा को गए और निर्दलीय को गए, वो तकरीबन 6 से 7,000 वोट बनते हैं। इस बार के चुनाव में एक खास बात यह भी है कि बसपा के उम्मीदवार ने पर्चा तो लिया लेकिन पर्चा जमा नहीं किया। इस तरह से बसपा यहाँ है नहीं, और बसपा को भी 800-900 वोट बसपा के उम्मीदवार को पिछले चुनाव में गए थे। माना यह जा रहा है कि बसंत कुमार दलितों की राजनीति करते हैं, तो दलितों का वोट जो 800-900 वोट है वो भी बसंत कुमार को आ सकता है। यानी कि अगर आप बहुत गहराई में जाकर देखेंगे तो देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन एक समीकरण को खड़ा करना चाहता है कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ता है उस सारे वोट को एक साथ कैसे किया जा सके और इस देश की सत्ता को कैसे हथियाया जा सके। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा भी कुछ इसी तरह के समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से लड़े हुए उम्मीदवार पिछले चुनाव में बसंत कुमार और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं, और एक साथ आकर ये वोट मर्ज हो जाएगा और मर्ज होकर बीजेपी को यहाँ पर शिकस्त दी जा सकती है। ये आंकड़ों का समीकरण है, आंकड़ों का मायाजाल है, और आंकड़ों के मायाजाल से क्या विधानसभा का या लोकसभा का या कोई भी चुनाव जीता जाता है, समझना ये बहुत जरूरी है। अगर बागेश्वर सीट की बात करें तो बागेश्वर सीट लगातार 4 बार बीजेपी के पास रही है। चंदन रामदास लगातार यहां से जीतते रहे, और 2022 में जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री रहे। चंदन रामदास को लेकर यहां एक छवि है, सरल, सौम्य, उनका अपना एक वोट बैंक है, उनका अपना एक यहाँ की जनता में प्रभाव रहा है। यह ध्यान में रखने वाली बात है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सिंपैथी वोट हासिल करने के लिए, सहानुभूति हासिल करने के लिए चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है। इस तरीके से अगर बागेश्वर में देखें तो एक समीकरण बनता है और लड़ाई बनती है सहानुभूति और जो बीजेपी का कैडर है, जो बीजेपी का संगठन है। बीजेपी का कहना है कि हम पन्ना प्रमुख तक पहुंचे हुए हैं, तो हमारे संगठन के सामने कांग्रेस का संगठन कहीं टिकता नहीं है। इस तरीके से यह जो बागेश्वर की लड़ाई बनती है, यह सहानुभूति और बीजेपी का संगठन, और जो बीजेपी की सरकार के दावे हैं कि हम विकास बहुत कर रहे हैं, तो बीजेपी इन मुद्दों पर लड़ती हुई साफ साफ दिखती है। बीजेपी के पक्ष में समीकरण बनते हुए दिखते हैं। बीजेपी इन्हीं समीकरण की बात कर रही है यहाँ पे कि हमने विकास किया है। चंदन रामदास जमीन से जुड़े हुए नेता थे, और पार्वती दास भी चंदन रामदास की विरासत को, उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस अकेले इस सीट को जीतने से हार मानती हुई दिखती है, और बसंत कुमार भी अकेले लड़ते हुए थकते हुए दिखते हैं, और दोनों इसीलिए साथ आते हुए और साथ आकर ये समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने
बागेश्वर में बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से चर्चा की, और जो निकल के सामने आता है, कई सारे लोगों का कहना है कि क्या ये वोट कांग्रेस के और बसंत कुमार के मर्ज हो पाएंगे। इस पर एक बड़ा सवाल है। बड़े सवाल के पीछे कुछ वजह है। यहाँ पर कई सारे दलित आंदोलन हुए हैं, कई सारी घटनाएं हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस का वोटर है वो क्या उन बयानों को, उन आंदोलनों को और बसंत कुमार के उन भाषणों को भूल जाएगा जो भाषण दिए गए हैं, जो बातें हुई है। इसीलिए यह जो लड़ाई है, ये लड़ाई बागेश्वर की केवल और केवल कैलकुलेशन पर आधारित नहीं है, आंकड़ों के कैलकुलेशन के साथ भी यहाँ पर जो जमीनी हकीकत है, उस जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत है। अब ये देखना होगा कि बागेश्वर की लड़ाई कांग्रेस और बसंत कुमार मिलकर एक साथ जीतेंगे, आंकड़े एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर बीजेपी का जो समीकरण है, संगठन और सहानुभूति का जो कार्ड खेला है बीजेपी ने, वो जीतेगा। यह तो 8 तारीख को जब परिणाम सामने आएगा उसी समय समझ में आएगा। लेकिन एक बात तो बहुत साफ समझ में आती है कि बागेश्वर में कांग्रेस ने पूरी की पूरी बागडोर बसंत कुमार को सौंप दी है। बसंत कुमार जीतते हैं तो बागेश्वर में कांग्रेस बसंत कुमार की हो जाएगी, और अगर बसंत कुमार हारते हैं तो फिर आगे के रास्ते यहाँ पर बड़ी मुश्किल में बसंत कुमार के दिखते हैं। यह ठीक है कि आमने सामने की लड़ाई बन गई है, लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत है कि बागेश्वर में 5 सितंबर को वोटिंग होनी है और 8 सितंबर को परिणाम आना है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के ये जो कैलकुलेशन है, जो दावे किए जा रहे हैं, जनता को बताए जा रहे हैं, मीडिया के सामने गाए जा रहे हैं, इन दावों की हकीकत कितनी है, यह बागेश्वर की जनता 8 तारीख को साबित करने वाली है। बागेश्वर की जनता 8 तारीख को परिणाम किसके पक्ष में देंगी, किसके सर पर जीत का सेहरा बांधेगी, बसंत कुमार जीत के साथ आगे बढ़ेंगे या फिर पार्वती दास जीत के साथ आगे बढ़ेगी, यह एक समझने वाली बात है जो 8 तारीख को ही पता लगेगी। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के अपने कैलकुलेशन एक तरफ और जनता का फैसला एक तरफ, यह समझ में आएगा 8 तारीख के परिणाम आने के बाद ही। बागेश्वर से योगेश राणा, जनता टीवी।